दोस्तों, आज की कहानी है पति की हत्यारिन पत्नी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुनीता रोज सवेरे 4 बजे सोकर उठती, घर का कामकाज निपटाकर पति व बच्चों के लिए दाल भात पकाकर काम पर निकल जाती थी। पति व बच्चे देर से सोकर उठते थे। उसका पति मंगल बच्चों को खिला पिलाकर उन्हें खेलता छोड़कर काम पर निकल जाता। जब वह दोपहर में लौटकर आती तो उसके बच्चे घर के सामने गली के बच्चों के साथ खेलते मिलते। आज पहला मौका था कि सुनीता को घर बंद मिला और बच्चे नहीं मिले। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी मंगल व बच्चों को नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि मंगल बच्चों को लेकर भोर होते ही कहीं चला गया था। सुनीता को बाहर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे। वह धीरे धीरे सुबकने लगी। आसपास औरतों व बच्चों की भीड़ जमा हो गई। उसकी पड़ोसनी केतकी ईर्ष्यावश उससे बात नहीं करती थी। सुनीता की दयनीय स्थिति देखकर केतकी को भी उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर के अंदर आकर कुछ खा लेने व आराम करने को कहा, पर सुनीता नहीं मानी। उसने रोते रोते कहा कि जब तक वह मंगल व बच्चों को नहीं देख लेगी तब तक ना तो वहां से कहीं जाएगी और ना ही कुछ खाएगी। केतकी का पति बसंत अक्सर सुनीता को निहारा करता था, जिसके कारण वह मन ही मन उससे जलती थी और उससे बात नहीं करती थी। बसंत ही नहीं, बस्ती के सभी पुरुषों की नजरों का केंद्र बिंदु थी सुनीता। वह 6 धनी परिवारों में मालिश का काम करती थी। उन घरों की मालकिनों को कुछ काम नहीं था, खाली बैठे बैठे उनके बदन में दर्द होता रहता। सुनीता उनके हाथ पैरों में मालिश करती। ये रईस स्त्रियां प्रसन्न होकर सुनीता को अपनी उतरी हुई पुराने फैशन की साड़ियां दे देती। सुनीता जब जैकेट, रेशम, शिफॉन, टरस पर व नायलॉन की साड़ियां पहनकर निकलती तो बस्ती की स्त्रियों के सीनों पर सांप लौट जाते और पुरुष आहें भरने लगते। सभी उसे पाना चाहते, उससे बातें करने को ललायत रहते। शाम घिरने लगी थी। धीरे धीरे बस्ती के पुरुष काम से लौटने लगे थे। आते ही सभी मंगल और बच्चों की खोज में लग गए। वास्तव में उन्हें खोजने से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी सुनीता की कृपा दृष्टि पाने में थी। जब मंगल व बच्चों का कहीं पता नहीं चला तो सबने सोचा कि शायद वह पास वाले गांव में अपने माता पिता के पास चला गया हो। इस विचार के आते ही बस्ती के दारू भट्टी के नौजवान मालिक केवल सिंह ने सुनीता की सहायता के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बस्ती के सभी पुरुषों के पास वाहन के नाम पर पुरानी घिसी पिटी साइकिलें ही थी। केवल सिंह ही ऐसा रईस था जिसके पास एक पुरानी खटारा फटफटी थी। केवल सिंह ने अपनी फटफटी पर एक और नौजवान को बैठाया और मंगल का पता लगाने पास वाले गांव में चला गया। केवल सिंह का सुनीता के घर खूब आना जाना था। मंगल जब दारू पीकर उसकी दुकान में लुढ़क जाता तो वह उसे अपनी गाड़ी में लादकर घर छोड़ने आता। हर रात ऐसा ही होता। उसे मंगल से कोई लगाव नहीं था, बल्कि सुनीता को आंख भर देखने तक तथा नशे में बेहोश मंगल की सेवा करने के बहाने सुनीता के पास बैठने और उससे देर रात तक बतियाने का मौका पाने के लिए वह ऐसा करता। मंगल का जब नशा टूटता तो वह आधी रात को सुनीता को जगाकर खाना मांगता। जरा भी नानुकुर या देर होने पर वह सुनीता को बुरी तरह पीटता। रात के सन्नाटे में सुनीता की दर्द भरी चीखें महल्ले वाले सुनते, पर क्या करते। पति पत्नी का मामला था। मंगल सिंह अपने बच्चों के साथ अपने गांव भी नहीं गया था। इतना बड़ा ताला लगाकर आखिर गया कहाँ वह? सब इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे कि तभी किसी को घर के अंदर से बच्चों की दबी दबी सिसकियां सुनाई दी।
सबके कान खड़े हो गए। तुरंत दो हट्टे कट्टे नौजवानों ने दरवाजा तोड़ डाला। अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। मंगल का शरीर छत की मोटी बल्ली से लटका हुआ था। गले में बंधी थी सुनीता की नायलॉन की साड़ियाँ। वह मर चुका था। चारों बच्चे डरे हुए सुबक रहे थे। देखते ही सुनीता पछाड़ खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। स्त्री ने उसके ऊपर पानी डाला। होश में आते ही वह बच्चों से लिपटकर दहाड़ मारकर रोने लगी। पुलिस ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि शराब के नशे में मंगल ने आत्महत्या कर ली थी। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी। बस्ती वाले मंगल की बुरी आदतों से परेशान तो थे ही, सभी ने उसके विरोध में बयान दिया। किसी पर भी शक की सुई नहीं घूम रही थी। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मंगल ने बाहर से ताला लगाया तथा खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। अंदर से दरवाजा बंद करके उसने आत्महत्या कर ली। उसने बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी। पतीली में बचे खुचे दाल भात की जांच से पता चला कि उसमें अफीम मिलाई गई थी। मात्रता कम होने के कारण बच्चे बच गए थे। आत्महत्या का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक नशेड़ी इतने ठंडे दिमाग से योजनाबद्ध काम करेगा, यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। बच्चे कुछ भी बताने में असमर्थ थे। कई दिन तक गहन पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सभी के बयान सामान्य थे और केवल मंगल की ओर इशारा करते थे। पुलिस ने भी इस गरीब बस्ती के एक नशेड़ी की मौत के मामले में ज़्यादा सिर खपाने की ज़रूरत नहीं समझी और आत्महत्या का मामला दर्ज कर तुरंत फाइल बंद कर दी। मिसेज दिवाकर के यहाँ सुनीता काम करती थी। उन्हें घर के अन्य नौकरों से मंगल की मौत के बारे में पता चला तो उन्हें शराब की भट्टी के मालिक केवल सिंह पर शक हुआ, क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति था जिसका सुनीता के यहाँ अधिक आना जाना था। वह उसमें ज़रूरत से ज़्यादा रुचि भी लेता था, पर उन्होंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाना उचित नहीं समझा। मंगल की मौत को 1 माह ही बीता था कि केवल सिंह ने सुनीता को चूड़ियाँ पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। एक दिन सुनीता सजी संवरी नई चूड़ियाँ खनखनाती काम पर आई तथा मिसेज दिवाकर को अपने विवाह की सूचना दी। सुनते ही मिसेज दिवाकर भड़क गई और बोली, हाय मरी, तुझे तो रोज रात की मारपीट से मुक्ति मिल गई थी, फिर से क्यों जा पड़ी नरक में उसी मुए के साथ जिसने तेरे मंगल को मारा। अनजाने में उनके मुंह से उनके अंदर का दबा हुआ शक उजागर हो गया। पर अविचलित सुनीता बोली, अपने आदमी की मार भी कोई मार होती है, इससे बस्ती में इज्जत बढ़ती है। रही शादी की बात, तो मोहल्ले के सब बदमाशों से बचने के लिए किसी एक का हाथ थामना अच्छा है। आप क्या जाने, एक औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। बिना आदमी के बस्ती के मन चले दारू पीकर मेरा दरवाजा पीटते थे, रात को सोने नहीं देते। मिसेज दिवाकर को कुछ अटपटा सा लगा कि केवल सिंह पर उनके द्वारा लगाए हत्या के इल्जाम को सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया उसने व्यक्त नहीं की थी। 1 वर्ष बीत गया था। सुनीता के पांव भारी थी। जब सुनीता को बच्चा होने वाला था तो अस्पताल जाने से पहले उसने अपनी छोटी बहन फागुन को घर देखने के लिए बुलवा लिया। जब वह अस्पताल से नवजात बेटे के साथ घर लौटी तो उसे यह देखकर जबरदस्त धक्का पहुंचा कि उसके पति केवल सिंह ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी बहन फागुन को चूड़ियाँ पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया है। क्रोधित हो सुनीता ने फागुन को बालों से पकड़कर घसीटा और खदेड़कर बाहर निकाल दिया।
केवल सिंह के ऊपर फागुन का जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ था। उसे अपनी नई नवेली पत्नी का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर सुनीता की टांग पर दे मारी। कुल्हाड़ी मांस फाड़कर हड्डी के अंदर तक धंस गई। सुनीता बेहोश होकर गिर पड़ी। टांग से बहते खून की धारा तथा रोते हुए नवजात शिशु को देख केवल सिंह के मन में पश्चाताप होने लगा। शोरगुल सुन सब पड़ोसी इकट्ठे हो गए। जिस अस्पताल से सुनीता थोड़ी देर पहले वापस आई थी, फिर वहीं दोबारा भर्ती हो गई। केवल सिंह बड़ी लगन से तब तक उसकी सेवा करता रहा जब तक वह पूरी तरह सुस्त व असमर्थ नहीं हो गई। सुनीता उसकी सेवा से खुश कम थी और दुखी ज्यादा थी, क्योंकि केवल सिंह ने फागुन को घर से नहीं निकाला था। बेचारी दुखी सुनीता क्या करती। उसने अपनी पूरी आशाएं अपने नवजात बेटे पर टिका दी थी। उसने निश्चय किया कि वह बेटे को सेना में भर्ती कराएगी। जब वह लड़ाई में मारा जाएगा तो उसे सरकार लाखों रुपया देगी और उन रुपयों से वह अपनी मालकिनों की तरह ऐशो आराम से रहेगी। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम कारगिल रख दिया। सुनीता की विचित्र निठुर कामना सुनकर मिसेज दिवाकर के रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा ही क्रूर लगा उन्हें नवजात शिशु को बड़ा कर उसकी मौत की कल्पना करके ऐश करने के बारे में सोच रही है। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन केवल सिंह अपनी नई पत्नी फागुन के साथ हमेशा के लिए कहीं चला गया। साथ में ले गया अपना नन्हा पुत्र कारगिल को। सुनीता का धनपति बनने का सपना धरा रह गया। 2 बार ब्याही सुनीता फिर से अकेली रह गई थी। वर्षा के दिन थे। सुनीता की टांग का घाव भर गया था, पर दर्द की टीस अब भी उठती थी। पति और उसकी सगी बहन ने मिलकर जो छल उसके साथ किया था, उसने उसे अंदर से भी घायल कर दिया था। एक दिन वर्षा में भीगती सुनीता जब मिसेज दिवाकर के यहाँ पहुंची तो उसे तेज बुखार था। अपनी साइकिल बाहर खड़े उनके ड्राइवर को थमाकर बड़ी मुश्किल से वह बरामदे तक पहुंची ही थी कि गिरकर बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो मिसेज दिवाकर ने अपने ड्राइवर से उसको कार में ले जाकर डॉक्टर गर्ग से दवा दिलवाकर घर छोड़ आने को कहा। आगे की सीट पर बैठी सुनीता का सिर निढाल होकर ड्राइवर गोपी के कंधे पर ढुक गया तो उसने उसे हटाया नहीं। उसे बड़ा भला सा लग रहा था। डॉक्टर से दवा दिलवाकर गोपी उसको घर पहुंचाने गया। वह उसको सहारा देकर अंदर तक ले गया। इसके बाद भी उसका मन नहीं माना। वह उसे देखने उसके घर बराबर जाता तथा यथासंभव उसकी सहायता करता। 3 दिन के बुखार में गोपी और सुनीता बहुत करीब आ गए थे। चौथे ही दिन गोपी ने सुनीता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। सुनीता सहर्ष तैयार हो गई। गोपी ने उसे चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। मिसेज दिवाकर को सुनीता का पुनर्विवाह तनिक भी नहीं भाया। वह गुस्से से चीखी, कुदरत तुझे बार बार खराब पुरुषों से मुक्ति दिलाती है, फिर चैन से अकेले क्यों नहीं रहती? अपनी माँ के साथ रहने में तुझे क्या तकलीफ है? सुनीता बड़ी सहजता से बोली, अकेली औरत जात को कोई तो रखवाला चाहिए। मिसेज दिवाकर ने सुनीता की समस्या से अपने को अलग रहने की ठान ली। एक दिन मिसेज दिवाकर ने सुनीता से धुले कपड़ों का गट्ठर इस्त्री वाले के ठेले तक अपनी साइकिल पर रखकर पहुंचाने को कहा। गट्ठर बड़ा होने के कारण साइकिल के करियर पर ठीक से नहीं बैठ रहा था। यह देखकर मिसेज दिवाकर बोली, सुनीता तुझे ठीक से गांठ लगानी भी नहीं आती। कपड़े बाहर निकल रहे हैं। माँ जी चिंता मत कीजिए, गांठ लगानी मुझे खूब आती है। अपने पति मंगल के गले में कैसी मजबूत गांठ लगाई थी मैंने। अकस्मात सुनीता के मुंह से निकला। ऐसे कहते हुए उसने आंखें ऊपर उठाई
उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर मिसेस दिवाकर सहम उठी। अंदर दबा हुआ शक उभर कर ऊपर आ गया था। उन्होंने सोचा कि मेरा शक सही था, मंगल ने आत्महत्या नहीं की थी, सुनीता ने ही उसे मारा था। स्तंभ मिसेस दिवाकर अपना सिर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर धम्म से बैठ गई। सुनीता हत्यारिन मेरे घर में और मुझे पता ही नहीं चला। सोच सोचकर वह हैरान व परेशान थी। उनके शरीर में भय से सिरहन दौड़ गई। अब इतने अरसे बाद किससे कहें और किससे शिकायत करें। अपराधी को अपने दुष्कर्म की सज़ा मिलनी ही चाहिए, पर उसके पास कोई सबूत भी नहीं था, केवल शक। कौन सुनेगा उसके शक को? अगर सुनीता को सज़ा दिलवा भी दी तो उसके बच्चों का क्या होगा? सोचते सोचते उसके सिर में दर्द होने लगा और सुनीता अनजाने में अपना अपराध प्रगट कर बैठी। फिर दिवाकर ने उसे जेल भेज दिया।